पाकिस्तान डिसअपीयर्ड पर्सन्स वाले केस को किस तरह से हल कर सकता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज बहुत ख़राब हो रहा है, और पाकिस्तान को एज अ स्टेट किस किस्म का काउंटर नैरेटिव बाहर पुट आउट करना चाहिए? देखिए, हमें जो समझने की ज़रूरत ये है कि स्वीडन और वेस्ट एक ही हैं। जो ओके। भी नैरेटिव उधर से निकलता है, हम्म। उसको हमें रिलेट करना चाहिए ओवरऑल चाइना और यूएस की राइवलरी से। ठीक है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बागराम बेस लेना चाहते हैं। ये भी हमें पता है कि वो बागराम बेस लेने से उनके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। सो यूएस का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि वो चाइना को कंटेन करे। हम्म। इंडियन ओशियन जो क्रिटिकल है 21st सेंचुरी के लिए, और कहा जा रहा है कि ये प्ले ग्राउंड होगा राइवलरीज का 21वीं सदी में, तो क्या यूएस चाहेगा कि उसका जो आर्च राइवल है चाइना, उसको इंडियन ओशन में एक्सेस मिल जाए? रशिया ने भी यही कोशिश की थी, सोवियत यूनियन ने, पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर उसको ब्लॉक किया। अब अमेरिका का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि चाइना को मैंने कंटेन करना है, और चाइना के एक ही दरवाजा रहे, थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाका, जिसको अगर जब जरूरत पड़े तो उसको चोक किया जा सके, उसको बंद किया जा सके। ठीक नो, है। इस सारी सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि अमेरिका का लॉजिकली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टेबिलिटी इन आवर रीजन। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा जॉर्ज फ्रीडमैन को, हु इज एन अमेरिकन ऑथर, ओके। जिन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है नेक्स्ट 100 years में कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है। वो अच्छा। हमें नजर भी आ रहा है। वहां पे ये होता है कि डिवाइड एंड रूल, एक दूसरे से लड़ा के अपने मकासद हासिल करो। इसी तरीके से मैं समझता हूँ मेरी असेसमेंट में अमेरिका का ऑब्जेक्टिव हमारे रीजन में स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि इंस्टेबिलिटी है। और ठीक है। वही थ्रेट मैंने अपने पीएचडी डिसर्टेशन में आइडेंटिफाई भी की थी। और एक और मैं चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी। 2012 में जब मैं निकला ये जो है बलूचिस्तान से, तो उस वक्त मैं कहता होता था कि जो मिलिटेंट्स हैं वो फायर करते हैं टू हुम इट मे कंसर्न, कि गोली फायर कर दी जिसको मर्जी लग गई। अच्छा। आज जो पोटेंशियल है मिलिटेंट्स का वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और कोइंसिडेंटली ये पोटेंशियल, ये जो सी चेंज आई है उनके पोटेंशियल में, ये कोइंसाइड हुई है यूएस के विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान से। सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स जो अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान में, क्या हम्म। अमेरिका को नहीं पता था कि वो स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स किसके खिलाफ यूज होगा? इससे पहले क्या सोवियत यूनियन अपने वेपन्स छोड़ के गया था, वो किसके खिलाफ यूज हुए थे? तो इस वक्त जो मिलिटेंट्स हैं बलूचिस्तान में, उनके पास इक्विपमेंट जो है वो वर्ल्ड क्लास का है। वो कहाँ से आया है, वो क्यों आया है? अमेरिका को अगर ये एहसास होता कि ये इक्विपमेंट जो है ये कल को पाकिस्तान के खिलाफ यूज होगा होगा, तो हम्म। वो मेरा ख्याल है कि इसको लूज ना छोड़ के जाते। सो मेरी असेसमेंट में ये जो भी स्टेटमेंट्स नैरेटिव्स आते हैं फ्रॉम स्वीडन और नॉर्वे और ये जो स्मॉलर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये माउथ पीसेज हैं फॉर द यूएस, कि अच्छा। जो कहलवाना होता है उनसे कहलवा दिया। इसराइल भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है। सो मेरा ख्याल है कि जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है, उसमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं कि जो कि अभी भी जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम तो मिसिंग पर्सन है। तो मिसिंग ये खुद हुए हुए हैं, ना कि जो एलिगेशन लगती है कि स्टेट ने उनको मिस किया हुआ है। ये गायब हुए हुए हैं। ये अफगानिस्तान में जाके इनकी सेंचुरी है, वहां से ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करते हैं। जब अच्छा। इनकी लाश पड़ी है तो फिर चलता है कि ये तो वही मिसिंग पर्सन है जो कि गायब है, और फैमिली उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। बाकी अच्छा। रही बात बलूचिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह एलिनेबल पार्ट है पाकिस्तान का। और हम्म। हमें अगर हम लानी है इस रीजन में, तो हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, ना कि यूएस की तरफ। ठीक है। अच्छा, आपने बात की जिसके अमेरिका का भी इंटरेस्ट है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी ही रहे, लेकिन अमेरिका का एक और भी वेस्टेड इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, विच इज़ अ रेयर मिनरल प्रोजेक्ट। बात करते हैं रिकोदिक माइनिंग प्रोजेक्ट की, जो कि 2028 में स्टार्ट होने वाला है, और ये दुनिया का इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर्स ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। आपके ख्याल में क्या ये वाला जो प्रोजेक्ट है, क्या ये भी टारगेट बनेगा, और क्या ये थोड़ा अमेरिका के इंटरेस्ट्स के खिलाफ नहीं जाती इस रीजन में इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द रेयर मिनरल प्रोजेक्ट? देखिए, बात यह है कि अमेरिका के लिए क्रिटिकल हो गया था कि पाकिस्तान को इंगेज करे, ओके। और इंगेज करके पाकिस्तान
को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे के पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जाए। ये अमेरिका के लिए क्रिटिकल था। पहले कोशिश हुई पाकिस्तान और इंडिया की जंग की, जिसमें आपको पता होगा, याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था दोनों ममालिक लड़ते हैं, मेरा कोई कंसर्न नहीं। लेकिन जब प्रेसिडेंट का जो स्ट्रेटेजिक अलाय था इंडिया, उसको जब मार पड़ना शुरू हुई तो ओनली देन प्रेसिडेंट ट्रंप जंप्ड इन टू सेव इट्स ओन अलाय। अब इंडिया को तैयार किया जा रहा है एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना। इस वक्त तो हमें नजर आ रहा है कि जो अमेरिका है जो इंडिया से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। सो वो जो एफर्ट पाकिस्तान और इंडिया की जंग में पाकिस्तान को इन अ वे रेन इन करने की, वो फेल हुई। उसके बाद ईरान में जंग हुई, इजराइल अमेरिका, मैं 2025 वाली जंग की बात कर रहा हूँ। फिर 26 में जंग हुई और विद एन ऑब्जेक्टिव कि हम वहां पे एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट इंस्टॉल कर लेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ईरान में प्रो इजराइल गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई हो तो गवादर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी? कम से कम 10 टाइम्स और ज्यादा बुरी होगी। सो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जब ये दोनों एफर्ट सक्सीड नहीं हुई तो अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान को एंगेज करे। पाकिस्तान को उसने दो डोमेन्स में एंगेज किया। एक है ऑफशोर ड्रिलिंग, कि वहां पे ऑयल रिजर्व्स हैं, और दूसरी है ये जो माइनिंग और रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिका को डेफिनेटली ये रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। और अमेरिका की असेसमेंट ये थी कि पाकिस्तान इन दोनों अपॉर्चुनिटीज को कैश करेगा और अमेरिका से नजदीक होगा और चाइना से दूर होगा। अब लेकिन कन्वर्सली मैं आपको ये भी कहना चाहूँ, एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। मेरे नजदीक जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है चाइना को कंटेन करने का, और छोटा ऑब्जेक्टिव है रेयर अर्थ मेटल्स। जो रेयर अर्थ मेटल्स आपने देखा होगा कि और भी दुनिया में उनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ब्राजील में उनका एग्रीमेंट हो रहे हैं, और भी दुनिया में ऐसे फोर्सेस हैं रेयर अर्थ मेटल्स की, बिकॉज चाइना उन्हें रेयर अर्थ मेटल्स डिनाई कर रहा है जो कि क्रिटिकल है फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। सो पाकिस्तान को उसने एंगेज किया, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, आई एम श्योर हमारी लीडरशिप जो है वो हिडन मोटिव्स को समझ रही होगी और उनको इस चीज का एहसास होगा कि एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करना चाहूँगी। आपने कहा कि इसराइल की कोशिश थी कि ईरान में प्रो इजराइल गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए। कल रात ही मुझे न्यूयॉर्क पोस्ट पे एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल नज़र आया कि अहमदी निजात साहब जो थे तो ही वॉज वर्किंग इन कोल्यूजन विद इजराइल। तो बहरहाल एनी हाउ दे हैव मे बी बिन एबल टू डू दिस सक्सेसफुली अप टू सम एक्सटेंट। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए, जो भी रिजल्ट इस जंग का निकला है, जो अभी तक तो अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स जाहिर नहीं अचीव कर सका, लेकिन एक चीज जो मैंने अमेरिकन के बारे में देखी है वो है परसेवरेंस। जिस चीज के पीछे लग जाते हैं उसको छोड़ते नहीं है। अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी उनकी एफर्ट्स जारी रहेंगी ईरान में रजीम चेंज की, और ये जो नैरेटिव्स हैं इसको मैं आई विल सी इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। ये फैक्चुअल भी हो सकता है और ये इस इंटेंशन के साथ भी हो सकता है कि इनमें इंटरनल डिविजन्स क्रिएट की जाए इरानियंस में। ठीक है। और ये ज़ाहिर है एक वेरी वेल नोन फिगर है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो अपने एजेंट्स को इंस्टॉल करते रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रीसेंट अपटिक ऑफ इंसर्जेंसी आया है बलूचिस्तान में, इसमें अफगानिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि अफगानिस्तान हैज़ वेरी ब्रदरली रिलेशंस विद इंडिया, और कुलभूषण यादव भी जो है हमारे पास एक जीती जागती मिसाल है। देखिए, 20 साल से के लिए अमेरिका जब अफगानिस्तान में मौजूद रहा है, और जब अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेशन